हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का पेपर फर्स्ट देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि जिन लोगों ने मैथ्स के जो भी PYQs थे, जो आपके कंटेंट था, उसके भी क्वेश्चन करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दे रखा है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है फर्स्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम पर, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं गणित के शिक्षण यानी कि जो मैथ्स का जो शिक्षण यानी कि टीचिंग लर्निंग होता है उस पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना क्या है, न्यूनतम है। तो न्यूनतम है तो किसकी संभावना जो है यहाँ पे क्या है, न्यूनतम है। तो न्यूनतम किसकी संभावना है, तो यहाँ पे क्या है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसकी क्या है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो किसकी न्यूनतम है, तो ये क्या है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे हैं कि रोहित ने अनुभव किया है, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं रोहित एक लड़का है तो उसने क्या अनुभव किया कि एक वर्ग समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि रोहित एक लड़का है जो उसने क्या अनुभव किया कि जो एक वर्ग है, ठीक है, जो वर्ग होता है, वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों हैं। तो उन्होंने क्या, एक समचतुर्भुज भी है और क्या है, आयत भी है। तो वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है, तो वो बच्चा जो है, जो वैन हिले ने सिद्धांत दिया था, उनके जो मानस चिंतन का सिद्धांत दिया था उसमें से कह रहे हैं कि वो किस चरण पर है, तो किस चरण पर है, किस अवस्था पर है, तो कौन से चरण पर है, तो वो जो है किसके चरण पर है, स्तर 2 संबंध, क्योंकि वो वहाँ पर रिलेशंस को देख रहा है। तो वो क्या देख रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वैन हिले ने जो मानस चिंतन के 5 चरण बताए थे, किसने बताए थे, 5 चरण बताए थे। तो इन्होंने अपने दूसरे चरण में ये स्पष्ट किया था कि जो शिक्षार्थी हैं आकार के प्रकारों के बीच संबंधों को पहचान लेते हैं, यानी कि जो आकार हैं, आकार जो भी शेप्स हैं उनके क्या करते हैं, आकार के प्रकारों के बीच के संबंध, जो भी उनके संबंध होते हैं उनको पहचान लेते हैं। जैसे बच्चा पहचानता है कि सभी वर्ग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं, लेकिन सभी आयताकार वर्ग नहीं है, और वे समझते हैं कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गणित के शिक्षण अधिगम यानी कि जो भी मैथ्स की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें कह रहे हैं कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है, ठीक मतलब जो है राइट नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, गणितीय ज्ञान की रचना, कह रहे हैं कि गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की क्या है, कोई भूमिका नहीं है। तो ये क्या है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 के अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वो एक वाहन है जिसके माध्यम द्वारा बच्चों को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे कहना है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, संख्याओं को पढ़ाने, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे कहना है संख्याओं को पढ़ाने के लिए, तो प्राथमिक स्तर जो हमारा 1st to 5th है उसमें जो है संख्याओं जो भी नंबर्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। अब हम यहाँ पे सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन हमारा कौन सा है, कह रहे हैं यहाँ पे जो सत्य कथन है, संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, इसमें से हमें ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, कौन से, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन ठीक हैं, तो हमें सही कथन को पहचानना है। तो इसमें से कौन सा है कि संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और इसमें कौन सा है हमारा एक ठीक जो है वो क्या है, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो संख्याओं में अनुक्रम असंगति को क्या करना चाहिए, असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इनकी असंगति को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका A और D। कौन सा होगा, A और D हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने, ठीक है, पढ़ने हो गए यहाँ पे, तो पढ़ाने
के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो गणित पढ़ाने यानी मैथ्स को पढ़ाने के लिए मैथ्स की टीचिंग करने के लिए कौन सा पहलू जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो कौन सा जो पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है तो हमारा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का क्या बनाएंगे? भाग बनाना। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं घटित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो एनसीएफ है जो 2005 है तो वो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर जो है 1st to 5th तक है कि गणित शिक्षण जो है मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। यानी कि बच्चों को चीज़ें दिखाकर, जैसे कि हमने क्या दिखा दिया, बच्चों को पेंसिल दिखा दी, ठीक है, यहाँ पे 3 पेंसिल है तो बच्चे क्या है उनको मान लो 3 पेंसिलें दिखा दी, यहाँ पे क्या है उनको, तो जब हम पेंसिल दिखाएंगे तो क्या करते हैं मूर्त, तो वो क्या करते हैं मूर्त रूप में देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं मूर्त से उनको अमूर्त की ओर ले जाते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम उन चीज़ों को नहीं भी शामिल करते हैं, फिर भी बच्चे उसको बारे में समझ जाते हैं। तो यही होता है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, ताकि बच्चा अपने दैनिक जीवन की तार्किक क्रियाओं एवं गणितीय चिंतन के बीच संबंधों को समझने लायक बन सके। इसलिए शिक्षक को गणित पढ़ाते वक्त बच्चों के जो भी आसपास का इन्वायरमेंट होता है उससे जुड़ी वस्तुओं का ही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, जो भी उनकी डेली लाइफ से संबंधित जो भी एग्जाम्पल हो तो वो उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कहने की गणित की प्रकृति यानी कि जो भी हमारे मैथ्स की जो भी नेचर है या प्रकृति है, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि यहाँ पे कहने की जो भी गणित की प्रकृति उसके विषय में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो हमारा जो भी कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे कहने कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है तो और कल्पना की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर है उस पर जो गणित है वो क्या है, डायरेक्ट है यानी कि मूर्त है, प्रत्यक्ष है और उसके और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। तो ये कथन जो है वो क्या है, हमारा रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं, तो ये कथन गणित की प्रकृति के बारे में सत्य नहीं है, क्योंकि गणित में ज्ञान जो होता है वो ठीक, स्पष्ट एवं तार्किक क्रम में होता है। गणित की प्रकृति का दर्शन के आधार पर निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे 7। कौन सा है, 7th। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसी से विद्यार्थी, तो निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे, ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे किससे है, विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो किससे संभावना है, तो किससे है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। किसे, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। तो चौपड़ आकृतियों को पहचानना संबंधी क्रियाकलाप से विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन दिक् स्थान की समझ क्या होती है, विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो बच्चों को भिन्न की संकल्पना, जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है तो उसकी संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? तो इसमें जो है हमारा क्विजिनियर छड़, तो कौन सी है, क्विजिनियर छड़ है। देखिए क्या होती है, जो क्विजिनियर छड़ होती है उसका उपयोग गणित शिक्षण में विभिन्न आधारभूत गणितीय संकल्पनाओं जैसे भिन्न के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इस छड़ को, अनुपात और समानुपात के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जोड़ घटाव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, गुणा भाग पैटर्न तथा बीज गणितीय चिंतन इत्यादि को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से किस में निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो किसमें जो है, इसमें से 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं तो कह रहे हैं कि इसमें से किसमें जो है संख्या 3 का प्रयोग जो है वो क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो किसमें हुआ है, तो ये जो है इस किसमें हुआ है, तो मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। तो ये क्या है, ये संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध कथन को पहचानना है। तो शुद्ध कथन को हमें पहचानना है, तो इसमें शुद्ध कथन हमारा क्या है? तो यहाँ पे जो शुद्ध कथन है वो क्या है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। यानी कि कह रहे हैं कि किसी आकृति का आकार, यानी कोई भी है, जैसे कि यहाँ पे आकृति बनी है तो उसका जो आकार है तो उसका आकार क्या करता है, उसके परिमाप, जो भी उसका स्कोप परिमाप है उसका क्या करता है, निर्धारण करता है।
तो ये आकार हो गया और इसके ऊपर का ये क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो किसी भी आकृति का आकार जो है उसके परिमाप का क्या करता है, निर्धारण करता है। तो मैंने 10 क्वेश्चंस आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से करा दिए हैं। आप लोग एग्ज़ाम में इसको ज़रूर देख के जाइएगा। और भी अभी तक जो भी आपके एग्ज़ाम में कि आपकी मैथ्स की मैराथन है, आपके हर सब्जेक्ट की मैराथन आएगी, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की दोनों की मैराथन आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।